Sir, this is the first question of activity-based costing which we are going to start. और personally, ideally मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये question क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि activity-based costing समझाने के लिए इससे ज़्यादा बेहतर question हो नहीं सकता। ये बेसिकली पायलट पेपर में आया था, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जो पहला पायलट पेपर आया था, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। Triple Limited makes three types of gold watches: the Diva, the Classic, and the Poser. A traditional product costing system. अच्छा, जब ये कहते हैं ना ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम, इसका मतलब है कि वो बात कर रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली कॉल्ड ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम is used at present, although an activity based costing system is being considered. हम एबीसी को भी सोच रहे हैं लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ। डिटेल्स ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स ऑफ अ टिपिकल पीरियड आर एज फॉलोज। उसने आपको आवर्स पर यूनिट दे दिए, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स पर यूनिट उसने आपको बता दिया, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट उसने आपको बता दिया, प्रोडक्शन आउटपुट उसने आपको बता दिया। फिर उसने कहा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज $6 पर आवर। $6 पर आवर का मतलब है ये मेनली वेज रेट है। एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी ओवरहेड हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं वो मशीन आवर्स की बेसिस पे होंगे। द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द पीरियड इज 28 पर मशीन आवर। ये अच्छी चीज है कि उसने ये दे दिया। अगर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नहीं देता तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि दैट इज बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो उसको फिर हम मशीन आवर से डिवाइड करते हैं, बट अभी तो ये दिया हुआ है तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। Now what you are required to do, calculate cost per unit for each product using traditional methods. Traditional methods का मतलब absorption costing, absorbing overheads on the basis of machine hours. ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं, जब हम कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हैं तो उसमें कॉस्ट पर यूनिट में आता है प्राइम कॉस्ट और उसमें आते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, प्राइम कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। तो इसमें प्रोडक्ट बी है, इसमें प्रोडक्ट सी है और इसमें प्रोडक्ट बी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइम कॉस्ट से। अच्छा, प्राइम कॉस्ट हमारे पास, हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल से इनफैक्ट। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल जो उसने यहाँ पे दिया हुआ है वो उसने पर यूनिट दिया हुआ है 20, 12 एंड 25। इसको तो हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे 20, 12 एंड 25। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर जो है वो उसने आपको वैसे ही दिया हुआ, उसने डायरेक्ट लेबर के आवर्स दिए हुए हैं। तो लेबर आवर्स दिए हुए हैं और उसने आपको वेज रेट नीचे अलग से दिया हुआ है, तो वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस। सो 0.5 multiplied by 6 is half an hour, multiplied by 6 is 3, right? Then 1.5, 1.5 is 1.5 multiplied by 6 is 9, and 1 multiplied by 6 is 6। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये मेरी हो जाएगी प्राइम कॉस्ट, and prime cost in this situation is 23, 21 and 31। उसके बाद हम ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, ओवरहेड्स के लिए मुझे चाहिए होता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, क्योंकि इस वक्त फिलहाल 28 पर मशीन आवर दिया हुआ है, तो $28 पर मशीन आवर। अब सवाल ये पैदा होता है मशीन आवर्स कितने हैं। मशीन आवर्स का डेटा उसने यहाँ पे दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया। 28 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मशीन आवर्स, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ये बनता है 42। ठीक है, उसके बाद यही ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट सेकंड मशीन आवर से, सेकंड प्रोडक्ट के मशीन आवर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा, और यही फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 84। लेट मी चेक इफ इट्स रिकॉर्डिंग। या okay, so 23 plus 42 is 65, then it's 49, and then it's 31 plus 84 is 115। ठीक है, ये तो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। दिस इज व्हाट, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अच्छा,
यहाँ तक का तो काम हमने F2 में भी किया हुआ है, ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम मतलब कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम हमने नहीं किया। अच्छा, इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो वहाँ से फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुरू होता है। ठीक है, उसने कहा टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 654,500 and further analysis shows that the total production overheads can be divided into as follows, can be divided as follows। ठीक है, अब सेटअप से कितना परसेंट कॉस्ट रिलेट कर रहा है, सेटअप से 35% कॉस्ट रिलेट कर रही है, मशीनरी से 20% कॉस्ट रिलेट कर रही है, मटेरियल हैंडलिंग से 15%, इंस्पेक्शन से 30%। सो मेनली यहाँ पे एक दो तीन चार फोर डिफरेंट कॉस्ट पूल्स हैं, राइट। तो हम एक काम करते हैं कि पहले इसकी अमाउंट लिख लेते हैं ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। तो 654,500 मल्टीप्लाई बाय 0.35 229027 229027। ये सिर्फ आगे रेफरेंस के लिए हम लिखा है। अच्छा, 654,500 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज 130,900। ठीक है, then 654,500 times 0.15 is 98,175, and the last one is 654,500 times 0.3 is 196,350। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर, ओवरहेड्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई किस ग्रुप के कितने ओवरहेड हैं, किस कॉस्ट पूल के कितने ओवरहेड हैं। अच्छा, फिर उसने कहा था फॉलोइंग टोटल एक्टिविटी वॉल्यूम्स आर एसोसिएटेड विद ईच प्रोडक्ट लाइन फॉर द पीरियड एज अ होल। उसने आपको तीन चीजें दी, उसने आपको नंबर ऑफ सेटअप्स बता दिए, उसने आपको नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट्स बता दी और नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस बता दिए। मटेरियल मूवमेंट्स का मतलब फ्रॉम स्टोर टू प्रोडक्शन। अच्छा, अब मुझे, अच्छा अब उसने क्या कहा, उसने कहा सबसे पहले तो आप एक काम करें कि एक्टिविटी बेस्ड रिकवरी रेट्स निकालते हैं। अच्छा, रिकवरी रेट्स जो हमने पढ़ा था वो मैं थोड़ा सा अगर रिकॉल कर दूं, तो रिकवरी रेट्स हम कैसे निकालते थे, रिकवरी रेट्स के लिए हम क्या कर रहे थे, जस्ट रिकवरी रेट्स के लिए हमने कॉस्ट जो ओवरहेड्स हैं उसको हमने डिवाइड किया था एक्टिविटी या कॉस्ट ड्राइवर के साथ। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, यहाँ पे ओवरहेड्स तो हमने निकाल लिए, लेकिन अब एक्टिविटी या कॉस्ट ड्राइवर हमें ढूंढना बाकी है। तो अब जरा सोचते हैं कि किस कॉस्ट पूल का क्या कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है। देखिए, हमारे पास सबसे पहला कॉस्ट ग्रुप है, कॉस्ट पूल है सेटअप। सेटअप कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है किस बेसिस पे, नंबर ऑफ सेटअप्स पे। ठीक है, नंबर ऑफ सेटअप्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अच्छा, कॉस्ट रिलेटिंग टू मशीनरी। अच्छा, मशीनरी की जो कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी बेस्ट मशीन आवर्स की बेसिस के ऊपर। मशीन आवर्स पार्ट 2 में नहीं दिए हुए, लेकिन मशीन आवर्स यहाँ पे दिए हुए, हम यहाँ से देख लेंगे, हम यहाँ से यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा मटेरियल हैंडलिंग जो है ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मूवमेंट्स पे, तो हम नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट्स ले लेंगे, और इंस्पेक्शन जो है वो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पे डिपेंड करेगी। तो हमारे लिए ये पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है वार्म अप के लिए, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे, पार्ट बी हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे करेंगे, ये सबसे पहले तो हम सेटअप कॉस्ट निकालेंगे। सेटअप कॉस्ट जो है वो है 229,027, 229,027 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ सेटअप्स का टोटल है 670। ठीक है, टोटल से डिवाइड करते हैं, so 229,027 divided by 670, this is equals to 341.83 पर सेटअप। ठीक है, अच्छा जो दूसरा है वो मशीन रिलेटेड कॉस्ट है। अच्छा, मशीन कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे वो है 130,900।
अब ये किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगी? ये डिस्ट्रीब्यूट होगी ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। मशीन आवर्स का टोटल हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट में नहीं है। तो अब हम यहाँ पे मशीन आवर्स के लिए एक छोटी सी वर्किंग बना लेंगे। वो जो मैंने कहा था ना, कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर इफ रिक्वायर्ड, तो ये इफ रिक्वायर्ड वाली बात आ रही है। तो अब मशीन आवर्स कहाँ से निकालेंगे? मशीन आवर्स हम निकालेंगे यहाँ से। देखिए बड़ा आसान है। खबरदार जो आपने इन तीनों को प्लस किया है, ये तीनों तो पर यूनिट है, हमें तो टोटल मशीन आवर्स चाहिए। तो मशीन आवर्स फॉर प्रोडक्ट डी हो जाएगा, ये चले मैं इसको नीचे कर देता हूँ। मशीन आवर्स फॉर प्रोडक्ट डी हो जाएगा 750 प्रोडक्शन है, 750 यूनिट्स बनाने, और एक यूनिट को बनाने में लगेंगे 1.5 आवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 750 टाइम्स 1.5, ये हो जाएगा 1125। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट सी है। सी के मुझे बनाने हैं 1250 यूनिट्स, और एक यूनिट को बनाने में लगता है 1 घंटा, 1 मशीन, राइट? So that will be equals to 1250। और लास्ट वन इज पी। पी के मेरे पास 7000 यूनिट्स हैं और 3 मशीन आवर्स हैं, तो 7000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 21000। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1125 प्लस 1250 प्लस 21000 इज इक्वल्स टू 23375। ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास टोटल मशीन आवर्स आ गए। ठीक है, तो 23,375 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास पर मशीन आवर कितना आएगा? 130,900 डिवाइडेड बाय 23375, इट्स 5.6 पर मशीन आवर, राइट? अच्छा, दो चीजें हो गई। अच्छा, तीसरा मेरे पास जो कॉस्ट है वो मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट है। अच्छा, मटेरियल हैंडलिंग कितनी है? $98,175 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट्स व्हिच इज 120। हमने मूवमेंट्स पे डिसाइड किया था कि ये बेस करेगा, सो दिस विल बी 98175, 98175 divided by 120, it's 818.125, it's 818.125 uh, per movement, right? And then number of inspections, inspection cost जो है ये है आपकी तकरीबन 196,350 divided by number of inspections are 1000, so this will be around 196.35 per inspection। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? ये बेसिकली हमने कॉस्ट को डिवाइड करके हमने रिकवरी रेट्स निकाल लिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? अब इन्हीं रिकवरी रेट्स की बेसिस पे मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। ये जो सी रिक्वायरमेंट है इसमें उसने क्या दिया? ये तो बी रिक्वायरमेंट हो गई। सी मस्ट देगा कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड प्रिंसिपल्स, राइट? तो अब हम एबीसी की बेसिस पे कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा नंबर क्रंचिंग वाला काम है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो मैं तरीका बता रहा हूँ, आप लोग उसको देखते चले जाइएगा। देखिए, अब हमें क्या करना है? जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो मेरे पास आ रहा है वो सेटअप रिलेटेड कॉस्ट आ रही है, तो हम एक काम करते हैं, बल्कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी, और इसको हम यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं ताकि हम उसको आराम से कर सकें। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास प्रोडक्ट कौन कौन सी है? मेरे पास प्रोडक्ट है डी, मेरे पास प्रोडक्ट है सी, और मेरे पास प्रोडक्ट है पी। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ओके, अच्छा, अब मेरे पास जो पहली कॉस्ट है वो है सेटअप कॉस्ट।
ठीक है। सेटअप कॉस्ट का जो रेट हमने निकाला है वो 341.83 है। 0.8 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द नंबर ऑफ सेटअप्स। नंबर ऑफ सेटअप्स फर्स्ट प्रोडक्ट का है 75, तो हम इसको 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड प्रोडक्ट का ये 115 है, तो हम 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और थर्ड प्रोडक्ट का ये 480 है, तो ये 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 341.8 टाइम्स 75, ये हो जाएगा 25,635। ठीक है, अच्छा फिर ये हो जाएगा सेम 341.8 टाइम्स 115, ये हो जाएगा 39307। और जो तीसरा है वो हो जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाय 341.8, ये हो जाएगा 164,064। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो मशीन रिलेटेड कॉस्ट है, मशीनरी की कॉस्ट है। मशीनरी की जो कॉस्ट है दैट इज अराउंड, आप लोग यहाँ पे स्टॉप करके खुद भी कर सकते हैं इसको, कोई सा मसला नहीं है। मशीन रिलेटेड कॉस्ट जो हमने निकाली थी, मशीन रिलेटेड कॉस्ट थी 5.6 पर मशीन आवर, so it's 5.6 per machine hour, right? So multiply by what? Multiply by the number of machine hours. First product के machine hours है 1125, ये हमने यहाँ निकाले थे machine hours, right? So 5.6 times 1125 is 6300. ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट में 1250, so 1250 times 5.6, 7000, and the last one is 5.6 times 21,000, 117,600, 21,000, yeah. So 117,600. ठीक है, अच्छा then it's material handling cost. Material handling cost थी तकरीबन 818.125, तो ये है 818.125 को 3 कर लेते हैं, और ये मल्टीप्लाई होती चली जाएगी नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट। ठीक है, तो दिस विल बी 818.13 multiplied by 12, it's 9817, 9818। ठीक है, फिर 21 times 818.13, it's 17181। ठीक है, then the last one is 87 times 818.13, it's 71,177, right? और आखिरी जो ओवरहेड है वो इंस्पेक्शन रिलेटेड कॉस्ट है। सो इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है दैट इज अराउंड, जो हमने निकाली थी वो थी 196.35, ये सो ये हो जाएगा 196.35, एंड 196.35 टाइम्स नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ये है ना, टाइम्स 150 इज 29,452। ठीक है, then 196.35 times 180 is 35343। ठीक है, and the last one is 670 times 196.35, it's 131,555। ठीक है, तो ये आपके टोटल ओवरहेड्स आ गए।
इन सबको हम प्लस कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएंगे एब्जॉर्ब ओवरहेड अंडर एब्जॉर्प्शन का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। जल्दी से इसको टोटल कर लेते हैं, मैं इस वीडियो को पॉज कर रही हूँ, आप लोग इसको टोटल कर लें फिर हम आगे करते हैं। ओके, तो ये तीनों, ये हमने सारे ओवरहेड्स को टोटल कर लिया। और अगर आप इस चीज़ को वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो जब आप इन तीनों ओवरहेड्स को टोटल करेंगे तो ये तकरीबन 654,500 आना चाहिए, क्योंकि हमने ओवरहेड्स को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन उसने ये नहीं कहा था कि ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करना है, उसने ये कहा था कि कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो कॉस्ट पर यूनिट का मतलब है पहले तो हम ओवरहेड पर यूनिट निकालेंगे। ओवरहेड पर यूनिट जो है ये हो जाएगा 71,205 डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितने बनाने, 750 तो डिवाइड कर देंगे इससे, ये मेरे पास आ जाएगा 71,205 डिवाइडेड बाय 750, इट्स 94.94। ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रोडक्ट हो जाएगी 98831 डिवाइडेड बाय 1250, 98831 divided by 1250, 79.06, राइट, पर यूनिट। और आखिर में 484396 डिवाइडेड बाय 7000, 69.19, 69.2 कर लेते हैं। ठीक है, ये तो ओवरहेड पर यूनिट आ गया। अब इसमें हम प्राइम कॉस्ट ऐड करेंगे। प्राइम कॉस्ट हमने ऑलरेडी पिछली रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट कर ली थी। प्राइम कॉस्ट हमने निकाली थी 23, 21, 31, 23, 21 और 31, आई थिंक 23, 21, 31। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट फिर कितनी हो जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी आपकी 94.94 प्लस 23, 117.9। ठीक है। अच्छा, 79.06 plus 21 is 100.06, and the last one is 69.2 plus 31 is 100.2। ठीक है, ये हो गई आपकी कॉस्ट पर यूनिट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि एब्जॉर्प्शन से फर्क कितना पड़ा, तो एब्जॉर्प्शन में फर्स्ट प्रोडक्ट की प्राइस 65 थी। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो था वो 65 था। सेकंड प्रोडक्ट में 49 और 115, 49 और 115। तो हुआ क्या, मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट डी, सी और पी, प्रोडक्ट, देखिए मुझे ये समझ में आ रहा है, मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि प्रोडक्ट डी जो है, मुझे ऐसा लगता था कि उसका जो ओवरहेड पर यूनिट है वो 65 है, तो मुझे लग रहा था कि ये तो सस्ती प्रोडक्ट है। लेकिन जब मैंने उसकी प्रॉपर कॉस्टिंग की, मुझे नजर आ रहा है कि भाई इसके जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट है वो 117.9 है, यानी यूं डिफरेंस तो सिर्फ ओवरहेड की वजह से आ रहा है। तो अगर हम एबीसी से कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं तो तकरीबन 118 पे जा रही है। 118 का मतलब है ये डबल से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट डी जो है वो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट शायद ना हो पाए, क्योंकि अगर हम इसकी सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन अगर हम 117.9 पे करेंगे तो सर ये तो फिर आपकी सेलिंग प्राइस किधर पहुंच जाएगी, तो वो तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा, स्पेशली जब ये डॉलर्स में। अच्छा, सी प्रोडक्ट जो है उसकी भी सेलिंग प्राइस डबल हो गई, तकरीबन उसकी भी कॉस्ट पर यूनिट डबल हो गई, तो ये भी एक बड़ी अलार्मिंग सी बात है कि सी भी मुझे लग रहा था $49 का, बट एक्चुअल उसकी कॉस्ट जो है वो 100 थी। तो डी और सी की कॉस्ट पर यूनिट जो है वो मैसिवली बढ़ गई, सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। और पी की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कंपैरेटिवली कम हो गई। ठीक है।
अब पी की कॉस्ट पर यूनिट कम क्यों हो गई, उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है। देखिए, हम प्रोडक्ट पी जो है वो 3 घंटे कंज्यूम कर रही है, ठीक है, प्रोडक्ट पी जो है वो 3 मशीन आवर्स कंज्यूम कर रही है। इसका मतलब जब हम मशीन आवर्स की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम शेयर जो प्रोडक्ट का है वो आपको ओवरहेड का है वो प्रोडक्ट पी पे जा रहा है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या हुआ, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मेजर पोर्शन ओवरहेड का आपका पी में चला गया। जब हमने इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे स्विच किया तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, मशीन आवर्स के अलावा भी फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने जब वो किया तो फिर जाहिर सी बात है इसकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई, बाकियों की बढ़ गई, ठीक है। इस पे भी हम आगे जाके डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल आता है जहन में, वैसे इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वैसे ही एक क्वेश्चन जहन में आता है कि मैं सेलिंग प्राइस के साथ क्या करूं। क्या मैं, एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोडक्ट डी और सी जो कि अब ज्यादा कॉस्टली मुझे नजर आ रहा है, क्या मैं इन दोनों की सेलिंग प्राइस को बढ़ा दूं। अब सोचिए अगर मैंने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया, यानी 65 की कॉस्ट पर यूनिट पे पहले सेलिंग प्राइस थी, अब वो 118 की कॉस्ट पे अगर सेलिंग प्राइस में लेके जाऊं, तो आपको क्या लगता है क्या कस्टमर इतनी मैसिव इंक्रीज को एक्सेप्ट करेगा। डी तो डबल से भी ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी उसकी, या प्रोडक्ट सी को वो एक्सेप्ट करेगा, उधर डबल कॉस्ट हो रही है आपकी। नाउ कंसिडर योरसेल्फ टू बी दी कस्टमर। आप एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हो और उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कंपनी ने डबल कर दी, ठीक है। अच्छा, डबल आप बर्दाश्त कब करेंगे, जब क्वालिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे तो क्वालिटी चेंज ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो हमने सिर्फ मेथड से सही किया है। तो हम सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते, सेलिंग प्राइस इतना नहीं बढ़ा सकते। या अगर कोई मुझे ये कहे कि सेलिंग प्राइस बढ़ा, हम कब बढ़ाएंगे, तो मैं ये कहूंगी कि देखो भाई, अगर तो आपकी मोनोपोली है तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दें, कोई नहीं फर्क पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपके या बहुत आपको मेजर जाइंट कंपनी है तो आप शायद ये रिस्क ले लें। लेकिन अगर आप कंपटीशन में ऑपरेट कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस का इतना बढ़ जाना आपको आपको मार्केट में बहुत ज्यादा एक पेनफुल हिट देगा, ठीक है। या फिर ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि अभी हमने सेलिंग प्राइस को बहुत कम रखा हुआ हो डी और सी की, क्योंकि मुझे तो नज़र आ रहा था कि कॉस्ट इसकी कितनी है 65 और इसकी 49 है, तो हमने इस पे बेस किया हुआ था सेलिंग प्राइस को। तो अभी अभी मेरी सेलिंग प्राइस बाकी कंपनीज जो इतनी मार्केट में हैं उनकी सेलिंग प्राइस से जाहिर सी बात है कम होगी, हमारी कॉस्टिंग ही खराब है। तो अगर हम बहरहाल किसी भी रीजन की वजह से अगर आप सेलिंग प्राइस बढ़ाते हैं तो सेलिंग प्राइस पे हिट हिट तो आएगा। तो सेलिंग प्राइस को बढ़ाना इस वक्त एक फीजिबल आइडिया नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो फिर अब क्या करें, क्या प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट के साथ क्या करें, कॉस्ट तो बढ़ गई। तो इसका एक सॉल्यूशन आता है, वो जो मैंने इससे पहले अपने लेक्चर में भी कहा था कि जब हमें इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है ना तो फिर हम इस पोजीशन में आ जाते हैं कि हम उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, हम कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स को रिड्यूस कर सकें। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करना है। हम सेलिंग प्राइस चाहें तो बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, जितना मार्केट बर्दाश्त कर सके, जितना कस्टमर बर्दाश्त कर सके, बाकी हमें कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम प्रोडक्ट पी के साथ क्या करेंगे, क्या प्रोडक्ट पी की सेलिंग प्राइस में कम कर दूं, बिकॉज अभी तो हमें कॉस्ट 115 से कम होकर 100 पे आ रही है, तो क्या इसकी मैं कॉस्ट पर यूनिट को कम कर दूं। कॉस्ट पर यूनिट को कम करना कब मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, सिर्फ तब होगा जब सेलिंग प्राइस को कम करने से मेरा सेल्स वॉल्यूम बढ़े। अगर सेलिंग प्राइस को कम करने से मेरे सेल्स वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो क्या फायदा होगा फिर सेलिंग प्राइस को कम करने का। तो here we need to check the price elasticity of demand। आप कहीं शायद अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो प्राइस इलास्टिक होती है, जिनकी डिमांड जो है वो प्राइस इलास्टिक होती है, कि जरा सी आपने सेलिंग प्राइस को चेंज किया और आपकी जो सेल्स वॉल्यूम है बड़ा मैसिवली चेंज हो जाती है। यूजुअली लग्जरियस प्रोडक्ट में ये होता है। जो नेसेसिटी प्रोडक्ट होती है जैसे पेट्रोल है, आप उसकी प्राइस बढ़ा भी देते हैं तो उसकी कंजम्पशन में कोई बहुत मेजर फर्क नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि कंजम्पशन सेम रहेगी, लेकिन बहरहाल कंजम्पशन में कोई मैसिव डिक्रीज नहीं आएगा। तो इन इलास्टिसिटी मुझे चेक करनी है, तो अगर तो ये प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक है, अगर इसकी जो डिमांड है, इफ दैट डिमांड इज प्राइस इलास्टिक, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कहेंगे कि भाई
अगर मैंने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया, इलास्टिक का मतलब सेलिंग प्राइस, सॉरी, अगर मैं सेलिंग प्राइस को कम करूँ तो सेल्स वॉल्यूम बहुत मैसिवली बढ़ेगा। अगर ये प्राइस इलास्टिक है तो फिर आप सेलिंग प्राइस को कम कर दें, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम, अगर मैंने सेलिंग प्राइस को 10% से कम किया, सेल्स वॉल्यूम 10% से ज़्यादा से बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा मेरा। और अगर ये प्रोडक्ट, इसकी जो डिमांड है वो प्राइस इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का मतलब है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस को कम भी कर दूं, जैसे नमक है, नमक की सेलिंग प्राइस को आप जितना भी कम कर दें उसकी कंजम्पशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, या उसकी सेलिंग प्राइस को आप जितना भी बढ़ा दें तब भी उसकी कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमक थोड़ी आप खाना बढ़ा देंगे अगर सेलिंग प्राइस कम होती है तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं कि प्राइस इन इलास्टिक है, प्राइस के चेंज होने से सेल्स वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्राइस इन इलास्टिक है तो फिर आप सेलिंग प्राइस में कोई चेंज ना करें, क्योंकि आप चेंज करेंगे भी तो सेल्स वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है जो बस मैंने हल्की सी बता दी है कि भाई, क्योंकि जहन में बच्चों के सवाल आता है कि भाई सेलिंग प्राइस, अगर हम कॉस्ट इतनी चेंज हो रही है तो सेलिंग प्राइस का क्या करेंगे। तो सेलिंग प्राइस का डिसीजन जो है वो ऐसा नहीं होता हाँ या ना में, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर डी और सी में ये है कि हम मार्केट से बहुत लो प्राइस पे हम बेच रहे हैं, और अगर हम डबल भी कर दें तब भी हम अपनी प्राइस कॉम्पिटिटर से कम होगी, तो हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल उसमें भी एक रिस्क रहता है कि फिर लोग ये देखेंगे, अच्छा भाई पहले तो हम सस्ते पे बेच रहे थे तो कस्टमर ले रहा था, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर कस्टमर फिर उसको चेक करेगा कि अच्छा चलो, फिर इस प्राइस रेंज में तो मेरे पास और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, तो फिर क्वालिटी पे वो आपको चेक करेगा। So this is basically how we can do activity based costing question, right? चलें जी, thank you for now, take care of yourself, Allah Hafiz.